नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड एग्जाम में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कहां से आता है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम वर्तीफलन से आता है और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स से पूछा जाता है। तो उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स 1 की। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो यानी कि मैं मान लेता हूँ साइन इनवर्स 1 है, इसका मुख्य मान निकालना, तो मैंने इसको x के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन x इज इक्वल टू 1 यानी इनवर्स उधर जाएगा और ये सॉल्यूशन हमारे पास में आ गई है। तो यहाँ से हमारे को क्या देखना है कि साइन का जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान, साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान की जो शाखा होती है वो आपके होती है -π/2 से लेकर के +π/2 तक, ये आपकी रेंज होती है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन x इज इक्वल टू, अब साइन की सारणी के अंदर हमारा 1 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन π/2 की। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू π/2। जो हमारे पास में आया है ये π/2 है, वो बिलोंग टू किसके अंदर है, -π/2 से π/2 यानी इस रेंज के बीच में बिलोंग करता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो कितना प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हो गया है π/2। तो यानी कि जो भी आपको मुख्य मान निकालना है उसके लिए आपको एक टेबल जो लिखवाई हुई है उसका ज्ञान होना चाहिए और उसके माध्यम से हम जो भी पूछ रहा है उसको x के इक्वल मान लो और इस प्रकार से सरल करेंगे तो हमारे पास मुख्य मान आ जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा हो तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे को बतानी है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमारे को क्या दे रखा है कि भाई tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/4। ठीक है, tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 प्राप्त हो गई। तो इस रिलेशन के माध्यम से हमारे को किसकी वैल्यू बतानी है, साइन की बतानी है। कोस की भी पूछ सकता है, सेक की भी पूछ सकता है, कोसेक की भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो tan थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L/A यानी कि लंब बटा आधार के रूप में होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लंब बटा आधार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू है वो किसकी दे रखी है, tan की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 3k/4k। k एक यहाँ पर कोई अचर राशि है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो यहाँ से देखिए कि लंब का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया, लंब का मान हमारे पास में 3k और इसके अंदर आधार का जो मान है वो कितना है, 4k है। ठीक है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको क्या कहेंगे, कर्ण स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में लंब का मान कितना दे रखा है, 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आधार का 16k² प्लस 9k², यहाँ पर रखे तो ये हो गया 25k²। तो कर्ण की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 5k। तो यानी एक समकोण त्रिभुज है ये इस प्रकार से। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, त्रिभुज ABC। ठीक है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो आपके पास क्या रहेगी, कर्ण। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5k। लंब का मान कितना है आपके पास में, 3k और 4k। अब क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए कि लंब का मान हमारे पास में कितना है, तो लंब का मान है 3k। तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3k बटा कर्ण का मान कितना है, 5k। तो यहाँ से k से k कैंसिल होने के बाद ऑल ओवर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/5। इसी प्रकार से हम कोस थीटा की भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा किसी की भी निकाल सकते हैं। यानी क्या करना है, जो दिया हुआ था
उसको थीटा के इक्वल ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई, के एक कांस्टेंट राशि ले लिया, और यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री के त्रिभुज नियम से इसको सोल्व किया, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण की वैल्यू निकाली, और फिर हमने लंब बटाकरण के माध्यम से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी है। एक नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई इसका मान निकालना चाहिए आपका कोट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। अब यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी से मान हम नहीं रख सकते हैं, कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए कि हमने एक फॉर्मूला देखा था कि भाई टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, यानी कि तीन फॉर्मूले हमारे पास में आते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हो, चाहे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स हो, तो उन स्थिति में उनकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। एक्स की जगह अल्फा थीटा कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह एंगल समान होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारे को कितनी प्राप्त हो गई है, इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 2। तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसको कोट पाई बाई 2। तो कोट पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास में 0। तो ये हमने इसका मान निकाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो, तो इसमें एक एक्स आया हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी। एक नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना आपको। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई टेन इनवर्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो देखिए कि यहाँ से हम इसको कैसे सरल कर सकते हैं कि भाई टेन इनवर्स इस 1 को, टेन की सीरीज के अंदर जो सारणी है उसमें टेन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 आता है टेन पाई बाई 4 का। तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई 4। टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ देखेंगे कोस इनवर्स, कोस की सारणी के अंदर 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है कोस पाई बाई 4 की। ठीक है, कोस 45 डिग्री की, और एज इट इज साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स से ये कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ कैंसिल होने के बाद आ जाएगा पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये प्राप्त हो जाएगा कि x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, यानी इधर आएगा तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की वो कितनी होती है 1। तो ये हमारे को x का मान प्राप्त हो गया। यानी क्या किया कि भाई 1 किसकी वैल्यू होती है टेन 45 डिग्री की, और cos के अंदर 1/√2 तो cos 45 की होती है पाई बाई 4, ये वैल्यू रखी तो इसका मान आ गया पाई बाई 4, इसका मान पाई बाई 4। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 1। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें कि साइन पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 का मान ज्ञात करना। इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी हम यूज करेंगे इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन, और यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पाई बाई 2 होता है तो उस स्थिति में तो हम लिख सकते हैं कि भाई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसके माध्यम से साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पाई बाई 4 है तो उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। हमने ये देखा था एक्सरसाइज में कि भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4। अब देखिए ये आपका साइन है, इतनी सी वैल्यू आपको देखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या है ये इतना सा, इसकी वैल्यू क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 1/√2 है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास माइनस, ठीक है,
ये बार वाला माइनस है। अब मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2। यानी क्या लिखा मैंने कि भाई ये माइनस है वो इसके आगे लगा दिया और ये माइनस आपका एज इट इज है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन π/4 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/√2, ये इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 प्लस, अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स, साइन के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन π/4 इसकी वैल्यू। अब देखिए कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, साइन π/4 प्लस साइन से ये इनवर्स कैंसिल होने के बाद बचेगा π/4, π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1, यानी साइन 90 डिग्री की। तो हमने क्या किया कि इसको सोल्व करने के लिए यहाँ कोई सीधा मान हमारे पास में नहीं था, तो मैंने सोचा कि भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसके अंदर ये जो इतना ही है कि ये एक्स का काम कौन कर रहा है, 1/√2, तो मैंने इसको ये लिखा, फिर ये माइनस माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया और 1/√2 किसका मान होता है साइन में, साइन π/4 का। ये कैंसिल होने के बाद π/4 प्लस π/4 π/2 और इसका मान हो गया 1। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके बोर्ड परीक्षा में जो तीसरा क्वेश्चन आता है ना उसका टाइप है। तीसरा क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा अभी हमने डिस्कस किया था, सेकंड चैप्टर से आएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाया गया है इसके अंदर कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। हमने मैट्रिक्स में अच्छी तरह से पढ़ा था कि परिवर्त अवयव क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स है कि परिवर्त अवयव, यानी ए मैट्रिक्स क्या है 3 4 5 6, तो इसका क्या बताना है, परिवर्त अवयव बताना है। तो परिवर्त अवयव क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यदि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह उस मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव कहलाता है, और ए का परिवर्त अवयव एटी या एडेस कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका जो परिवर्त अवयव क्या आएगा कि पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, पंक्तियों को जैसे ही हम स्तंभों में बदलेंगे तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, परिवर्त अवयव। ए का जो परिवर्त अवयव होता है वो होता है एटी या एडेस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारी पहली पंक्ति है, तो इसको क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ बनाएंगे, 3 और 4 पहला स्तंभ। ये हमारी दूसरी पंक्ति है तो इसको हम क्या बना देंगे, दूसरा स्तंभ बना देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ए का परिवर्त अवयव प्राप्त हो गया है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें ये पूछ रहा है a+b ज्ञात करो। अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे या तो परिवर्त अवयव पूछ सकता है, या कोई दो समान मैट्रिक्स दी है तो उनके संगत अवयवों की तुलना करवाने पर x y z किसी का भी एक वैल्यू पूछ सकता है, या फिर आपसे a+b a-b a/b के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको कंसेप्ट समझना और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। तो जैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या दिया गया आपको, ए मैट्रिक्स दिया गया है 2 1 4 3, तथा बी मैट्रिक्स है जो हमारा क्या है इसके अंदर, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 2 5 4। अब इसमें क्या पूछा गया है, a+b यानी योगफल संक्रिया, दोनों मैट्रिक्स की योगफल संक्रिया बतानी है। तो जब भी मैट्रिक्स का योग या व्यवकलन हम करते हैं तो योग संक्रिया में क्या होता है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए और उनके संगत एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। कोटि यदि समान नहीं है तो दोनों के ऊपर योगफल संक्रिया परिभाषित नहीं होगी। तो अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स का योग करना है तो इसकी कोटि 2/2 है और इसकी कोटि भी 2/2 है, तो हम योग संक्रिया कर सकते हैं 2 1 4 3। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स रखी प्लस ये हो जाएगा 3 2 5 4। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि संगत एलिमेंट को जोड़ना, इसका 1 1 एलिमेंट इसके 1 1 एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर 2 बीच में संक्रिया कौन सी है प्लस, और ये 3, यहाँ हमारे पास में 4 बीच में संक्रिया प्लस की और ये 5, यहाँ है 1
बीच में संक्रिया प्लस की, यहाँ एलिमेंट है 2, यहाँ हो जाएगा 3 + 4। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कंप्लीट हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 7। तो ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, a + b की वैल्यू हमारे को प्राप्त हो गई है। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर आपसे पूछ लेता है कि a - b ज्ञात करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसमें भी क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि इक्वल होनी चाहिए और संगत एलिमेंट को आपस में घटा देते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8, वो क्या है, यदि अवयव ए मैट्रिक्स आपको दे दी तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसका a² ज्ञात कीजिए। इसका a² हमारे को ज्ञात करके बताना है। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे कि भाई a² निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये क्या रखा हमारे को a मैट्रिक्स, वो क्या है -1 1 1, ठीक है। अब ज्ञात करना है इसके अंदर a²। a² क्या होगा, a × a होगा, ठीक है। अब a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स के साथ गुणन करवाएंगे तो a² आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है -1 1 1, गुणन किसके साथ करवाएंगे, इसी का इसी के साथ गुणन करवाएंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए गुणन कब परिभाषित होता है वो समझना है कि भाई इसकी जो मैट्रिक्स की कोटि है वो है 2/2 और इसकी कोटि है 2/2, यानी जो पहले मैट्रिक्स होती है उसके क्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या किसके इक्वल होनी चाहिए, लास्ट वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या की। यहाँ स्तंभों की संख्या, यहाँ पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स का गुणन संभव होगा और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि भी कितनी आएगी 2/2। यहाँ 2 बचा, उधर भी 2 बचा, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार से गुणन होगा। तो गुणन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कि ये जो पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी पहले, तो ठीक है। तो -1 गुणा किसके साथ होगा, -1 के, तो क्या हो जाएगा +1। अब देखिए यहाँ से ये सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ होगा तो +1 × 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे कि इसी पंक्ति का इस सेकंड कॉलम के साथ गुणन करवाएंगे। तो पहला अवयव पहले के साथ, तो -1 का 1 के साथ गुणन करेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस इस 1 का इसके साथ गुणन करवाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब पहली पंक्ति दोनों अलग अलग कॉलम से गुणा हो चुकी है, तो अब इस दूसरी पंक्ति को लेंगे और दूसरी पंक्ति क्या होगी, पहले पंक्ति स्तंभ के साथ होगी, फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणन होगी। तो यहाँ देखिए इसका ये 1 एलिमेंट इस -1 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा -1 और ये इसका इसके साथ गुणा होने पर क्या आएगा 1, ठीक है। अब हम इसको सेकंड कॉलम से करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 का 1 के साथ गुणन 1 और इस 1 का इस 1 के साथ करवाएंगे तो भी 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1 + 1 की वैल्यू 2, -1 + 1 0, -1 + 1 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे को 2/2 का क्या मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, a² मैट्रिक्स है वो प्राप्त हो गया। यानी गुणन संक्रिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का गुणन कब संभव होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो 9 का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है। तो इसमें एक स्मॉल x और एक स्मॉल y आया हुआ, उसकी वैल्यू हमारे को बतानी है। तो आपको बता रखा है कि समान मैट्रिक्स होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। ये है x 2 3 x + y, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स इक्वल है 1 2 3 और 6 के इक्वल है। अब देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो यहाँ पर हमारे को x और y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनके संगत अवयवों की हम तुलना करवाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करवाएंगे समान मैट्रिक्स में। तो इसका 1 1 एलिमेंट इसके 1 1 एलिमेंट के इक्वल होता है, इसका 1 2 इसके 1 2 के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल प्राप्त हुई है, हमारे को 1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस जो y है वो किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ हमारे को y की वैल्यू निकालनी है, तो x की जो वैल्यू वो इसमें पुट करेंगे तो वो है 1 + y = 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 - 1, तो जो y की वैल्यू है वो हमारे को प्राप्त हो जाएगी 5। तो x और y का हमारे पास में मान आ गया। जब भी आपको दो मैट्रिक्स समान दे रखी है और x y का z का कुछ भी मान पूछे तो उस स्थिति में क्या करना रहेगा कि संगत अवयवों की तुलना करवा दो।
एक्स वाई जेड जो भी आपसे पूछा गया है उसका मान आप निकाल सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स हमारे को दे रखी है, तो इसमें पूछ रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, इन दोनों का गुणनफल हमारे को बताना है। तो मैट्रिक्स का गुणनफल अभी हमने किया था कि भी मैट्रिक्स के गुणन में पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो तो ही मैट्रिक्स का गुणन परिभाषित होता है। तो अब देखिए यहाँ हमारे को a इंटू बी करवाना है, ठीक है। तो पहले ए मैट्रिक्स को रखेंगे, क्या है -2 4 5, ठीक है। इसका गुणन हम किसके साथ करवाएंगे, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 1 के साथ में। तो इसकी कोटि कितनी है, इसमें पंक्तियां कितनी है, 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 1। और इसमें क्या है, 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ये देखना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन होगा या नहीं होगा। तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो गुणन है वो क्या है, परिभाषित है। और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी और वो कितने की प्राप्त हो जाएगी, यहाँ कितना बचा 3, उधर कितना बचा 3, तो ये 3/3 की नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो अब देखिए गुणन करवाते हैं हम। तो इसमें क्या होगा कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो पहली पंक्ति है ये वाली, पहले ये इसके साथ गुणन होगी, तो -2 का 1 के साथ गुणन करवाएंगे तो क्या आएगा, -2। अब एक ही कॉलम था, इसमें एक ही अवयव है तो गुणन हो गया। अब वापस पहली पंक्ति इस एलिमेंट से आगे गुणा होगी, तो -2 का गुणन 2 के साथ करवाएंगे तो आएगा -4, और इसका वापस इसके साथ करवाएंगे तो आ जाएगा -2। यानी कहने का मतलब पहली पंक्ति है जो गुणा हो गई है। अब दूसरी पंक्ति का करवाएंगे ये वाली, तो 4 का गुणन इस 1 के साथ करवाएंगे तो 4 का गुणन इस 2 के साथ करवाएंगे तो आएगा 8, 4 का गुणन इसके साथ करवाएंगे तो आएगा 4। अब देखिए ये होने के बाद तीसरी पंक्ति को देखेंगे, 5 का गुणन 1 के साथ 5, 5 का गुणन 2 के साथ 10, 5 का गुणन 1 के साथ 5। तो ये हमारे पास में a गुणा b यानी दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो गुणनफल के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि गुणन कब संभव है, गुणन संक्रिया का रूल कौन सा है। तो हमने आज बोर्ड परीक्षा के लिए दूसरा और तीसरे क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टाइप में आता है, कितने नंबर के आते हैं और उसके मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में देखा था। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप मिलाएं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे चौथे और पांचवें क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। धन्यवाद।